नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर हिस्ट्री के आज हम फर्स्ट पेपर को लेकर आ चुके हैं। कल आपका पेपर लगा हुआ है MGKVP का, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। मैंने इसमें पिछले 2 वर्षों के पेपरों के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी को उठाकर आज की क्लास हम करा रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही मेरा आप जो है कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपका जो है 80 से लेकर के 90% पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। यानी कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आपको जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जितनी भी मैंने क्लासें कराई थी खासकर MGKVP के लिए और अवध विश्वविद्यालय के लिए और जितने भी यूनिवर्सिटी थे यूपी के करीब करीब, तो सभी में वही क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। इसलिए इस क्लास को आपको देख के जाना है। कल आपका पेपर लगा हुआ है। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। पेपर आपका ये फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया। पेपर आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। ये जो है मेडिवल हिस्ट्री है बच्चों। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी करा रखी है, तो उसकी क्लास हम नहीं कराएंगे, केवल हम मेडिवल हिस्ट्री की हम क्लास करा रहे हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे और सभी प्रश्नों को उत्तर देना आपको अनिवार्य रहेगा, क्योंकि कोई भी इसमें जो एक्स्ट्रा प्रश्न आपका नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। ये जो सेक्शन है आपका जो है 10 नंबर से आपका कवर होगा। पहला इसमें का क्वेश्चन देखिएगा कि मंगल पांडे कौन थे, इनके हम हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक कौन थे। उसके बाद है धन का निष्कासन, ये क्या है। उसके बाद बंगाल का विभाजन, इसके कारण क्या थे। उसके बाद है लॉर्ड लिटन का जो प्रतिक्रियावादी जो शासन था, भारतीय राष्ट्रवाद, इसको हम समझेंगे। तो पांचों क्वेश्चनों को समझेंगे। सबसे पहले मंगल पांडे कौन थे, इनको समझ लीजिए। तो मंगल पांडे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही के जो कि विद्रोह के अग्रदूत थे, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई और भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जिनके कारण उन्हें जो है प्रथम शहीद भी कहा जाता है। ठीक है, इतना इनके बारे में आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, और भी यहाँ से इनके बारे में लिखा हुआ, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझ लीजिए मंगल पांडे के बारे में। जैसे कि इनकी भूमिका की हम बात करें तो मंगल पांडे जो कि 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने 1857 में चर्बी वाले जो कारतूस के विरोध में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था इन्होंने, और जिससे जो है पूरे देश में विद्रोह जो है फैल गया था। उसके बाद है विद्रोह का कारण क्या था बच्चों, तो यह जो अफवाह थी कि राइफल के कारतूसों में गाय सुअर की जो चर्बी मिली हुई थी, जिससे हिंदू मुसलमान सैनिकों की धार्मिक जो भावनाएं थी आहत हुई थी, और मंगल पांडे ने इसी विरोध में जो है बंदूक उठाई थी। उसके बाद हम प्रतीकों की बात करें तो उन्हें जो है औपनिवेशिक, विरोधी, प्रतिरोध और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी जो है माना जाता है। इनके हम जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जो कि नगवा गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके हम मृत्यु की बात करें तो 8 अप्रैल 1857 को जो कि बैरकपुर में उन्हें जो फांसी दी गई थी। ठीक है, इनके हम सम्मान की बात करें तो भारत सरकार ने उन्हें सम्मान में जो 1984 में एक डाक टिकट जो है जारी किया था। संक्षेप में हम कहें तो मंगल पांडे एक सिपाही थे, जिसने जो है जिनकी कार्यवाही ने 1857 के बड़े विद्रोह की शुरुआत की और भारत की आज़ादी की नींव भी रखी, जिससे वे राष्ट्रीय नायक जो बन गए। तो इस तरह से मंगल पांडे के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ये कौन थे बच्चों। ठीक है, ये भी जो है भारतीय जो कि स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, राष्ट्रवादी, शिक्षक और पत्रकार और समाज सुधारक थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार भारतीय अशांति का जनक कहती थी। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक, ये नारा दिया था उन्होंने। इसको लेके रहूँगा, इसका नारा दिया। इंडियन जो है होम रूल लीग की स्थापना कर स्वराज मतलब जो है स्वशासन के प्रबल जो है समर्थक थे। इतनी इनके बारे में आपको जो है परिचय आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा बच्चों, इनके हम विरासत की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है धार्मिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन किए, भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम थे उसकी नींव रखी, ये सब इन्होंने कार्य किए। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा तो धन का निष्कासन, ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार औपनिवेशिक काल में जो है भारत से ब्रिटेन को धन और जो आर्थिक जो संसाधन थे उसको लगातार जो भेजे जा रहे थे, और जिसके बदले
भारत को कोई भी जो है प्रतिफल नहीं मिला, इसका कोई भी लाभ नहीं मिला, जिससे जो है भारत की जो गरीबी और जो विकास नहीं हो रहा था, जो कि गरीबी और अविश्वासता ये भी बढ़ी, और यह भारत के आर्थिक शोषण का मुख्य कारण भी बना। इस प्रक्रिया में भारत की आय, राजस्व, पूंजी जो है ब्रिटेन जो है भेजी जाती थी, जैसे कि पेंशन, रेलवे ब्याज, ब्रिटिश उत्पादों की खरीद के लिए भुगतान, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बच्चों कमज़ोर हुई और ब्रिटेन क्या हुआ, समृद्ध हुआ, उसका विकास हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा बच्चों, बंगाल का विभाजन क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका 100% आपका फंसेगा। देखो बच्चों, बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। ये जो है ब्रिटिश जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक प्रशासनिक जो है पुनर्गठन था, जिसने जो है बंगाल जिसने जो है विशाल बंगाल प्रांत को एक मुस्लिम बहुल, जो कि पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम का एरिया था, जिसको असम सहित और अन्य जो एक हिंदू बहुल जो पश्चिम बंगाल था, जो कि बिहार, उड़ीसा सहित, इसमें जो है विभाजित कर दिया, जिसका उद्देश्य जो है प्रशासन को आसान बनाना था और फूट डालो राज्य करो की नीति के तहत सांप्रदायिक विभाजन करना था, जिसके कारण स्वदेशी और जो है बहिष्कार आंदोलन जैसे तीव्र आंदोलन विरोध हुए और अंततः 1911 में जो है इसको रद्द कर दिया गया। इतना आपको लिखना, और भी यहाँ से लिखा हुआ है जैसे कि इसकी घोषणा कब की गई, विभाजन के मुख्य बिंदुओं को हम समझें। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 में जो इसको लागू कर दिया, मतलब प्रभावी हुआ। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो कर्जन ने कहा कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासन के लिए इसे विभाजित करना आवश्यक है, खासकर पूर्वी जो है जिलों की अपेक्षा को देखते हुए। उसके बाद है वास्तविक उद्देश्य। इसका जो उद्देश्य था यह जो है फूट डालो राज्य करो की नीति का हिस्सा था, जिसका जो लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसको तोड़ना था और राष्ट्रवाद को जो है कमजोर करना था। विभाजन के धर्म स्वरूप की बात करें बच्चों तो पूर्वी बंगाल और असम, इसमें क्या है मुस्लिम बहुल एरिया था जो कि, ठीक है, उसके बाद पश्चिमी जो बंगाल था जो कि हिंदू बहुल एरिया था। ठीक है, तो इसमें प्रक्रिया क्या थी, इसमें जो है कांग्रेस और बंगाली राष्ट्रवादियों ने इसका बड़ा जो है विरोध किया और इससे जो है सांप्रदायिक जो है बताया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुए, लोगों ने जो है शोक दिवस भी जो है मनाया इसको चलते हुए। उसके बाद है इसको जो पूर्णतया जो है 1911 में जो इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो संक्षेप में हम कहें तो बंगाल का विभाजन ब्रिटिश भारत में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने जो भारतीय राष्ट्रवाद को भड़काया और भारत की जो भविष्य थी उसकी दिशा पर गहरा जो प्रभाव डाला। इतना आपको लिखना है। अगला भी इसमें क्वेश्चन बच्चों था कि लॉर्ड लिटन के द्वारा इनका जो प्रतिक्रियावादी जो शासन था इसको समझाइए। तो ये जो भारतीय राष्ट्रवाद के दमन के उद्देश्य से लागू किया गया था, और लेकिन जो है इसके विपरीत जो है उसकी दमनकारी नीतियाँ, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सशक्त जो है अधिनियम और जो अकाल राहत में विफलता ने भारतीयों के असंतोष को भड़काया और एकजुट किया, जिससे जो है भारतीय राष्ट्रवाद को और जो है मजबूती मिली और जो कि कांग्रेस जैसे जो संगठन थे उनका जो है जन्म हुआ, उसका मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। ठीक है, लॉर्ड लिटन के बारे में हम बताएं, इनके शासनकाल में एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, काफ़ी लोगों की जो है कह सकते हो नहीं अनाज उत्पन्न हुआ। तो ये जो है उन पर जो है ध्यान नहीं दिया इन्होंने, जबकि राजा थे वहाँ के, इन्होंने जो है दिल्ली में कोई चीज़ का उद्घाटन कर रहे थे, कोई चीज़ बनवा रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता का कोई भी इन्होंने ख्याल नहीं किया, जिसके कारण जो है और भी लोगों में असंतोष फैला। ठीक है, इनके हम प्रतिक्रियावादी हम नीतियों की हम थोड़ा सा चर्चा करें, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जो कि 1878 में जो कि चालू हुआ था। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी, जिससे उन्हें सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित करने से रोका गया। इसे जो है गला घोटने वाला कानून भी जो है कहा गया। उसके बाद बच्चों है कि सशक्त जो है अधिनियम, जो कि 1878 में आया था, इस अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के, मतलब जो है ये जो अधिनियम आया सशक्त अधिनियम बच्चों, इसमें जो भी भारतीय है वे कोई भी जो है गैर कानूनी हथियार नहीं रख सकता था, जबकि यूरोपीय जो थे, जो उनके जो लोग थे, जो लुटेरे थे, वे जो है इसकी छूट थी। ठीक है, वे जो है यूरोपीय जो लोग थे वे हथियार जो है रख सकते थे,
ठीक है, जिससे क्या हुआ, नस्लीय जो है भेदभाव का आरोप लगा। उसके बाद है सिविल सेवा में बदलाव। तो भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु जो कि 21 वर्ष थी बच्चों, इसको घटाकर 19 वर्ष जो है कर दी गई, जिससे जो है भारतीयों के लिए उच्च पदों पर पहुंचना मुश्किल हो गया। उसके बाद है अकाल और जो है दिल्ली दरबार। तो एक बार जो कि 1878 से लेकर के 76 से लेकर के 78 तक इसमें जो है भीषण अकाल पड़ा, जिसके दौरान जो है लिंटन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिस पर जो है भारी खर्चा इन्होंने किया। लेकिन जहां पर अकाल पड़ा था, जो कि लिंटन ने कोई विशेष लोगों की मदद नहीं की, जिससे क्या है वहां की जनता जो है भूखों मर रही थी, जिससे लोगों में जो है असंतोष फैला। उसके बाद है द्वितीय अफगान। तो जो है रूस के प्रभाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान में जो है एक महंगा और अनावश्यक युद्ध छेड़ा, जिससे जो है भारतीय खजाने पर जो है बोझ बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभाव क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो एकजुटता और जो है असंतोष। तो लिंटन की नीतियों ने, जो लिंटन थे लॉर्ड लिंटन, इनके जो है नीतियों ने भारतीयों को यह एहसास कराया कि ब्रिटिश सरकार उसके हितों की परवाह नहीं करती है, जिससे विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट हुए और उनमें जो है राष्ट्रीय भावना जो है बढ़ी। उसके बाद है प्रेम और जो है बुद्धिजीवियों की भूमिका। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय बुद्धिजीवियों को मुखर बनाया, जैसे कि सुरेंद्र बनर्जी जैसे नेताओं ने इसका जोरदार जो है विरोध किया। उसके बाद है संगठित जो है आंदोलन की नींव। तो लिंटन के जो है दमनकारी शासन ने भारतीयों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया, जिससे जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ, जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो है प्रतीक बनी। संक्षेप में हम कहें बच्चों, आप शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं कि लॉर्ड लिंटन का प्रक्रियावादी जो शासन है, जिससे भारतीयों पर ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था, अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का उत्प्रेरक जो है बन गया। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी आ गया है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके बच्चों 8 आएंगे, जिसमें से केवल आपको 5 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, 3 आपके प्रश्न आपके इस तरह रहेंगे। देखिएगा इसमें का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 100% की गारंटी लेता कि एग्जाम में फंसेगा। 1857 की क्रांति के राजनीतिक जो कारण है आपको समीक्षा करना उसकी। उसके बाद 1857 के जो क्रांति के जो प्रभाव हैं, कारण इसके प्रभाव क्या है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके कारण समझ लीजिए। तो 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से उपजी एक जो है व्यापक असंतोष का परिणाम था। इसके मुख्य हम कारकों की बात करें, इसका पहला जो कारण था वो था राजनीतिक कारक। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियां, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम अधिकार हरण सिद्धांत कहते हैं, इसने जो है भारतीय शासकों को परेशान किया। और इस नीति के तहत जो कि दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी का अधिकार जो है नहीं मिला, जिससे जो है झांसी की रानी, अवध के नवाब जो कि वाजिद अली शाह जैसे जो शासक थे, ये प्रभावित हुए। उसके बाद इसका आर्थिक कारण भी था, जैसे कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय कामगारों, किसानों का जो है शोषण किया, जिससे भारी कर, खेती की उपेक्षा, कुटीर उद्योग का विनाश भारतीय समाज के लिए आर्थिक संकट का कारण बना। ठीक है, उसके बाद है समाज और जो है धार्मिक कारण। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय रीति रिवाज जो थे, भारतीय लोगों के उनका जो धर्म थे, उसमें जो है हस्तक्षेप किया और जो है ईसाई मशीनरियों को जो है बढ़ावा दिया और जो है भारतीय संस्कृति का जो है जो अपमान था करने लगे। और भारतीय समाज में इसी कारण जो है आक्रोश बढ़ा और नई नीतियां, जैसे कि सती प्रथा, इस पर जो प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह कानून भारतीय परंपराओं में विदेशी हस्तक्षेप के रूप में जो है देखी गई। उसके बाद है सैन्य कारण भी थे। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों जो सिपाही थे इसके साथ जो है भेदभाव किया। उन्हें न केवल कम वेतन मिलता था, बल्कि उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो भी जो है अनदेखी की गई। चर्बी वाले कारतूस का मामला आया, जो कि गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, और भारतीय सैनिक के विद्रोह का तत्कालीन कारण भी यही बना। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों 1857 के प्रभाव क्या हैं क्रांति के भी समझ लीजिए। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शासन इसके तहत समाप्त हुआ और भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 के द्वारा ब्रिटिश ताज का सीधा शासन शुरू हुआ, जिससे प्रशासन में बड़े बदलाव आए, सेना का पुनर्गठन हुआ, भारतीयों में राष्ट्रवाद की
इसकी भावना बढ़ी, जिससे भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव पड़ी। इसने जो है रियासतों की विलय नीति को त्यागने, जमींदारों और जो है व्यापारिक जो नेताएं थे उनको जो है ब्रिटिश शासन का समर्थन बनाने की नीति को जो है जन्म दिया। तो इस तरह से आपको लिखना है। इनके हम प्रभावों को हम विस्तृत में समझें तो पहला इसका प्रभाव है कि ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन। तो भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश सरकार के अधीन जो है आ गया, जिससे प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण जो है बढ़ गया। उसके बाद है सेना का जो है पुनर्गठन। तो भविष्य के विद्रोह को रोकने के लिए सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों को जो है जातीय क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग जो है किया गया। उसके बाद है राष्ट्रवाद का उदय। तो इस क्रांति ने भारतीयों को एकजुट होने, स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, जिससे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का जो मार्ग था उसका गठन हुआ। ठीक है, मार्ग जो प्रशस्त हुआ। उसके बाद है रियासतों की नीति में बदलाव। तो ब्रिटिश सरकार ने विलय की नीति को त्याग दिया और जो रियासतें थे इसके शासकों को ब्रिटिश जो साम्राज्य थे उसके प्रति वफादार बनाने पर इसमें जोर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक और जो है सांस्कृतिक प्रभाव। तो क्रांति ने जो है 1857 की जो क्रांति, इसने जो है भारतीय संस्कृति और विरासत में जो है रुचि जगाई, परंपरा, शिक्षा व रीति रिवाज के प्रति जो है सम्मान बढ़ाया, जबकि पश्चिमी जो करण था इस पर जो है संदेह भी जो है हुआ। अगला इसमें है प्रशासनिक जो है बदलाव। तो भारतीय सिविल सेवा का गठन जो कि हुआ और भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने के लिए विधान परिषदों में सीटें आरक्षित की गई। उसके बाद है आर्थिक असंतोष। तो परंपरागत उद्योगों के पतन, किसानों व जो है कारीगरों के शोषण ने समाज में हर वर्ग में असंतोष पैदा किया, जो क्रांति का एक कारण बना। बाद में आंदोलन का आधार भी जो है यही जो है बना। संक्षेप में हम कहे तो 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी, जिसने जो है ब्रिटिश शासन की प्राकृत भारतीय समाज की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वतंत्रता संग्राम का जो मार्ग था उसको विजय प्रशस्त किया था। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास हेतु उत्तरदायी जो कारण है आपको बताना है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित जो विचार है उसको आपको बताना है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी जो चरण है इसकी विचारधारा योगदान की समीक्षा करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भैया जो उदारवादी जो नेता हैं, ये चरण है, आपको समझाना है। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवादी विचारों पर आपको जो संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिखना है। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण है सबसे पहले इसको समझ लीजिए। उससे पहले राष्ट्रवाद होता क्या है इसको समझ लेना काफी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है जो आम जनता में नहीं होती है, इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, भारत में हम राष्ट्रवाद की बात करें तो अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद का उदय शुरू हो गया था। भारतीयों ने राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक लंबा जो है संघर्ष किया। इसके बहुत सारे कारण है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के, जैसे कि भारतीयों पर जो है आर्थिक शोषण किया गया, जंगल व जो है भूमि कानून और जो है रेल मोटर जैसे संसाधनों का विकास, प्रेस की भूमिका, सामाजिक आर्थिक सुधार, जाति भेदभाव किया गया भारतीयों के साथ, आधुनिक शिक्षा का ग्रहण, भुखमरी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नीति, कंपनियों की स्थापना, भारतीयों को जो है नौकरियां न मिलना और इंडियन जो है सिविल सेवा जो कि इसकी एज जो है 21 से लेकर के 19 कर देना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, ये सभी इसके क्या थे बच्चों कारण थे। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके पीछे जो है कई सारी परिस्थितियां थी, जिसमें ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति जो है असंतोष, भारतीय समाज में जागरूकता का बढ़ना, एक संगठित जो है राजनीतिक मंच की आवश्यकता इसमें शामिल है। ठीक है, और ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीतियां और भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया के कारण जो है भारतीय समाज में असंतोष बढ़ा, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है मार्ग जो है प्रशस्त हुआ इसके कारण। उसके बाद है भारतीय समाज में जागरूकता। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज में शिक्षा, संचार के साधनों के विकास के कारण राजनीतिक और सामाजिक जो जागरूकता थी लोगों की वो बढ़ी। उसके बाद है एक संगठित जो है राजनीतिक मंच की आवश्यकता।
तो भारतीय समाज को एक संगठित राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस हुई जो उनके अधिकारों और जो है हितों की रक्षा कर सके। और यदि हम कहें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की जो है रक्षा करने थी। और इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, भारतीय समाज में जागरूकता का बढ़ना, एक संगठित राजनीतिक मंच की आवश्यकता जैसी परिस्थितियों के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण क्या है, इसको समझ लीजिए। तो ये जो चरण था बच्चों 1885 से लेकर 1905 तक चला। यह वह दौर था जब दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीका मतलब प्रार्थना, याचिका और जो है विरोध के माध्यम से ब्रिटिश सरकार में सुधार की मांग की। और इस चरण में ब्रिटिश शासक को भारत के लिए फायदेमंद जो है माना गया और ड्रेन थ्योरी जैसे जो है आर्थिक शोषण के मुद्दे भी जो उठाए गए, जिससे बाद में उग्रवादी चरण की जो है नींव पड़ी। अब यहाँ से इसके हम नेता की बात करें जो कि इसमें जो अभी आपको बताए थे प्रमुख इसमें जो लीडर थे बच्चों, ठीक है, वो आपके दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इसके हम विचारधारा इसके हम तरीकों की बात करें तो पहला इसका जो तरीका था उदारवादी राजनीति। तो ये वे जो है ब्रिटिश जो न्याय था उदारवादी में भी जो है विश्वास रखते थे और मानते थे कि ब्रिटिश जो है शासन जो है भारत के लिए वरदान है। उसके बाद है संवैधानिक तरीके। तो वे जो है शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों जैसे कि याचिकाओं, प्रार्थनाओं, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो अपनी मांग जो रखते थे। मतलब ये जो नेता थी जो भी काम करवाना था या फिर जो भी इनके पर जो है अन्याय हो रहा था तो उसको लेकर के जो है सरकार को ये प्रार्थना उनसे करते थे, उसके लिए पत्र लिखते थे, याचिकाएं जो है डायल करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है प्रदर्शन के माध्यम से ये सब चीज़ें जो है अपनी रखते थे। उसके बाद है जनता की भागीदारी। तो इस चरण में जो आम जनता की भागीदारी कम थी या मुख्य रूप से शिक्षित और जो है अभिजात वर्ग का आंदोलन था जो ब्रिटिश सोच से जो है प्रभावित था। इसके हम प्रमुख हम मांगे और जो है जो योगदान की बात करें तो प्रशासनिक सुधार, तो विधायिका का विस्तार, भारत और इंग्लैंड के एक साथ CS परीक्षा का आयोजक, न्यायपालिका, कार्यपालिका का जो है पृथक्करण, इसकी जो है मांगे थी। आर्थिक एकदम सुधार की बात करें तो ब्रिटिश जो है आर्थिक शोषण का दस्तावेजीकरण जिसको हम ड्रेन थ्योरी, उद्योगों के विकास के लिए सरकारी सहायता, ये सब इनके मुद्दे थे। उसके बाद है जन जागरूकता। तो इनके प्रयासों से महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन हुए और जनता को जो है राजनीतिक जो प्रशिक्षण था वो भी मिला। निष्कर्ष में हम कहे तो उदारवादी चरण ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। भले ही उनकी जो है मांगे सीमित थी, तरीके जो है ब्रिटिश प्रणाली के भीतर काम करने के लिए थे। 1905 के बाद इन जो है मांगों को ब्रिटिश सरकार ने जो है ध्यान नहीं दिया और बाद में जो है उग्रवाद चरण का उदय हुआ, जिससे आंदोलन को एक जो है नया और जो है आर्थिक आक्रामक जो है मोड़ दिया। जिस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका थी आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक महान साहित्यकार, विचारक, मानवतावादी थे। उनका जो है राष्ट्रवाद किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं था, बल्कि एक व्यापक मतलब बड़ा और जो है नैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद और राजनीतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान और वैश्विक भाईचारे पर जो अधिक बल इन्होंने दिया। इनके हम भूमिका की बात करें राष्ट्रीय आंदोलन में तो ब्रिटिश शासन का विरोध। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने जो है नाइटहुड मतलब जो है सर की उपाधि को लौटा दिया। उन्होंने जो है औपनिवेशिक शासन की नीतियों की कड़ी जो आलोचना की और जो है इसे भारतीय समाज के लिए जो है बाधक जो है बताया। उसके बाद है शिक्षा और जो है सामाजिक सुधार। तो उन्होंने जो है शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि जो है शिक्षा को भारतीय संस्कृत मूल्यों से जो है जोड़ा जा सके। वे शिक्षा को जो है राष्ट्रवाद का आधार भी जो है मानते थे। उसके बाद है सांप्रदायिकता और जातीय भेदभाव। तो टैगोर ने जो है सांप्रदायिक राजनीति, विभाजनकारी नीतियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर सीमित जो है नहीं किया जाना चाहिए।
उसके बाद है साहित्य और जो है कला के माध्यम से राष्ट्रवाद। तो उन्होंने जो है जनगण मन की रचना की। बाद में जो है भारत का राष्ट्रगान जो कि बना, उनकी कविताओं जो है गीतों में स्वतंत्रता संग्राम जो कि छिपा हुआ था, जो कि जनता को प्रेरित किया। उसके बाद है टैगोर के, हम राष्ट्रवाद की बात करें तो स्वदेशी की भावना। तो टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का जो है समर्थन किया, इसे जो आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान से जोड़ा। उन्होंने रचनात्मक स्वदेशी को बढ़ावा दिया और जो जो ग्रामीण थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो शिक्षा के माध्यम से भारत को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत करने की बात इन्होंने कही। उसके बाद है जो कि प्रबुद्धवाद। उनका जो है राष्ट्रवाद तर्क विवेक पर आधारित था। उन्होंने कट्टर राष्ट्रवाद का विरोध किया और कहा कि राष्ट्र को नैतिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध जो है बनाना ही सच्ची स्वतंत्रता है। उसके बाद है उग्र राष्ट्रवाद के विरोध। तो टैगोर जो है उग्र राष्ट्रवाद और हिंसक आंदोलन के विरोधी थे। वे मानते थे कि अंध राष्ट्रवाद समाज में संघर्ष, धार्मिक जो है उन्माद और राजनीतिक संकीर्णता को जन्म देता है। और यही कारण था कि उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का जो समर्थन इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद है मानवतावादी राष्ट्रवाद। तो टैगोर का जो है राष्ट्रवाद सीमाओं से परे था, मतलब अलग था इनका राष्ट्रवाद। वे जो है संकीर्ण राष्ट्रवादी विचारक को मानवता के विरुद्ध ही मानते थे। उनके जो है अनुसार सच्ची स्वतंत्रता केवल एक देश की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की मुक्ति है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से स्वदेशी आंदोलन और सूरत में जो है कांग्रेस की विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन बच्चों के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और सूरत में जो है कांग्रेस के विभाजन की आपको समीक्षा करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। उसके बाद है होम रूल लीग आंदोलन का मूल्यांकन आपको करना है। हम तीनों क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपका सेक्शन आपका सी स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन बच्चों क्या, इसको समझ लीजिए। स्वदेशी आंदोलन बच्चों 1905 में शुरू हुआ एक राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश जो उत्पाद थे, मतलब जो है ब्रिटिश मतलब जो बाहरी देशों के जो उत्पाद थे, जो कंपनियों से बना उनका जो सामान था, उसका बहिष्कार करना था और अपने देश की जो वस्तुएं थी उनका उपयोग करना था। इसी को हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और यह जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और भारतीय उद्योगों को मजबूत करना इसका उद्देश्य था, जो बंगाल विभाजन के विरोध से शुरू हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बना, जिसमें जो है गांधी जी ने इसे स्वराज की आत्मा भी जो है कहा इसको। ठीक है, इतना आपको लिखना है, चलेगा। इसको आप जो है विस्तार से भी इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके महत्व की बात करें तो इसने जो है भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया, आत्मनिर्भरता, स्वराज मतलब स्वशासन के विचारों को बढ़ावा दिया, और बाद में गांधी आंदोलन का यह आधार भी जो है बना, गांधीवादी। तो संक्षेप में हम कहें तो स्वदेशी आंदोलन आत्मनिर्भरता, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के माध्यम से ब्रिटिश जो आर्थिक शोषण था उसका विरोध करने के लिए भारत की अपनी अर्थव्यवस्था, अपना उद्योग को विकसित करने की एक शक्तिशाली क्या था, एक साधन थे या फिर प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन क्या था। ठीक है, तो सन जो है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें जो है कांग्रेस जो है नरम दल, कांग्रेस ने जो है नरम दल और गरम दल नामक जो है 2 दलों में जो है इसको बांट दिया या फिर बांटी गई। इनकी जो कह सकते हो, इनके जो लीडर थे उसको जो है 2 दलों में बांटा गया, एक जो है गरम दल और दूसरा जो है नरम दल। इसी को जो है सूरत विभाजन कहते हैं। ये जो है 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि होम रूल लीग आंदोलन क्या है, जो कि 1916 से लेकर 1918 तक चला। ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत के लिए स्वशासन हासिल करना था, जिसे बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने शुरू किया। इसका उद्देश्य जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के तहत भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वशासन दर्जा जो है दिलाना था। मतलब जो है इसका जो बच्चों उद्देश्य था, भारतीयों के लिए जो है आज़ादी थी। ठीक है, आज़ादी थी, दर्जा दिलाना था, और जिससे जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित किया जा सके। इतना आपको लिखना है। निष्कर्ष में हम कहें तो होम रूल लीग आंदोलन जो है भले ही अपने अंतिम लक्ष्य मतलब पूर्ण स्वराज
को तुरंत हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन इससे जो भारतीय जनता के बीच स्वशासन की भावना को इसने जगाई थी और राजनीतिक भागीदारी बढ़ी इससे, और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की, जिसने जो भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उसके बाद है 1857 की क्रांति के स्वरूप आपको समीक्षा करना है बच्चों, जो कि सेक्शन सी का क्वेश्चन। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नरम दल के उदय के कारण क्या थे बच्चों। उसके बाद है भारत में सांप्रदायिकता के विकास के संदर्भ में मुस्लिम लीग की स्थापना और ब्रिटिश नीतियों की विवेचना आपको करना है। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के स्वरूप क्या बच्चों समझ लीजिए। तेज है बड़े सैन्य विद्रोह से शुरू होकर के एक व्यापक जन विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो उभरा, जिसमें जो है सैनिक, किसान, मजदूर, आम जनता इसमें शामिल थे। यह जो विभिन्न चरणों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक से प्रेरित थी, जिसमें जो है राष्ट्रीय एकता की भावना का उदय हुआ। हालांकि यह पूरे देश में एक साथ नहीं फैला, कुछ जो है शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन इसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसके शासन को समाप्त कर दिया और भारत में ब्रिटिश राज की जो है नींव रखी थी। ठीक, इसके कारण थे क्या क्या थे बच्चों। इसके जो तत्कालीन कारण थे वो था एनफील्ड राइफल में गायब जो है सुअर की चर्बी लगे कारतूतों का उपयोग, जो धार्मिक भावनाओं पर जो है चोट थी, और विद्रोह का एक तत्कालीन जो कारण भी था एक। ठीक है, इस क्रांति ने जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके शासन का अंत किया और भारत में ब्रिटिश जो ताज था इसकी स्थापना का मार्ग जो है प्रशस्त किया, जिससे जो है भारत का जो प्रशासन था सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दल का उदय जो है, जो कि नरम पंथियों की याचनापूर्ण नीति से असंतोष, बंगाल विभाजन के प्रति अंग्रेजों के रवैया, राष्ट्रीय चेतना के बढ़ने के कारण जो हुआ था, जिसके जो है नेताओं की हम बात करें, जिसमें जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने जो है स्वराज के लक्ष्य के लिए स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, सत्याग्रह मतलब हड़ताल जैसे जो आक्रामक जो कार्यक्रम को अपनाया, जो भारत के तत्कालीन स्वतंत्रता, आत्मसम्मान पर केंद्रित थे, जिससे आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली या फिर एक नई दिशा मिली और आगे की जो जन आंदोलन थी उनकी नींव भी जो है पड़ी इन्हीं के कारण। अब इनके जो है गर्म दल के उदय के कौन कौन से कारण थे बच्चों, जैसे कि नरम पंथियों की जो असफलता। तो गर्म दल के नेताओं का मानना था कि नरम पंथियों की प्रार्थना, याचिका, संवैधानिक तरीकों से जो है ब्रिटिश सरकार पर कोई भी असर जो है नहीं पड़ता है। मतलब जो है ये जो है जो गर्म दल के नेता थे बच्चों, ये मानते थे कि जो नरम दल के जो नेता हैं जो प्रार्थना उनसे करते थे, याचिकाएं दायर करते थे कि ये जो है कानून जो है हटा लीजिए, काफ़ी जो है लोगों को उसको नुकसान हो रहा है, तो इससे जब काम नहीं बना तब जाकर के गर्म दल का जो है उदय हुआ। ठीक है, और वे जो है भारतीयों की वास्तविक समस्याओं को जो है नहीं समझ पा रहे थे। मतलब जो नरम दल के नेता थे जब इसको नहीं समझ पा रहे थे तो इनका जो है जन्म हुआ। उसके बाद है बंगाल का विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन, उसके पर जो ब्रिटिश सरकार ने अड़ियल रवैये ने जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया। स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हुई इसी से, जिसे नरमपंथी केवल बंगाल तक सीमित रखना जो है चाहते थे, जबकि गर्मपंथी जो इसको पूरे देश में लागू करना चाहते थे। उसके बाद है आर्थिक शोषण। ठीक है, जैसे कि भारत के बढ़ते बेरोजगारों ने जो है लोगों को असंतोष जो है बढ़ाया, जिससे ब्रिटिश जो न्याय प्रियता थी उस पर में जो विश्वास था लोगों का उठ गया। उसके बाद है नस्ली जो है भेदभाव। तो सरकारी जो है नौकरियों या जो है उच्च पदों पर भारतीयों के साथ होने वाला नस्ली जो भेदभाव था और जो है अपमानजनक जो व्यवहार उनके साथ किया जाता था, यह जो है नरम दल के उदय का एक प्रमुख जो है कारण बना, गर्म दल के उदय का। ठीक है, अब यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 तक के ये काल जो है उदारवादी आंदोलन का जो है कहलाता है। ठीक है, और इस समय जो है कांग्रेस का नेतृत्व नरमपंथी नेताओं के हाथ में था। इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से नरमपंथी नेताओं का आप दृष्टिकोण समझ लीजिए। तो नरमपंथी नेताओं का जो दृष्टिकोण है ये जो है सुधारवादी था। ये जो है संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समझ रखते थे। देखो बच्चों, राष्ट्रीय हमारा जो इतिहास है इसमें दो प्रकार के नेता हुए। एक हुए नरम दल के। नरम दल के जो नेता होते थे सरकार से अपने जो है कार्य करवाने के लिए, नीतियों को लागू करवाने के लिए ये जो सरकार को याचिकाएं जो है लिखते थे, उनसे जो है कह सकते हो प्रार्थना करते थे।
लेकिन गरम दल के नेता क्या थे? गरम दल के नेता जो है कोई प्रार्थना नहीं करते थे, बल्कि उन पर दबाव डालते थे। ठीक है। तो इसमें नरम दल के जो नेता थे बच्चों, ये क्या है, संवैधानिक तरीके से अपने जो मांग थी इनकी ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। ये प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों आदि के माध्यम से अपनी मांग रखते थे। ये अंग्रेजों में न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। ये जो है विश्वास करते थे कि जो अंग्रेज हैं, जो शासन कर रहे हैं, हमको जो है, जो हम इनको प्रार्थना लिख रहे हैं, जो पत्र हम इनको लिख रहे हैं, जो कि ये हमारे जो कि इन चीज़ों को मानेंगे और इस कानून को लागू करेंगे। और जो है अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। इनमें जो है प्रमुख, यदि हम नेता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता इसमें थे। ठीक है। और अपनी जो है मांग मनवाने हेतु उन्होंने ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1857 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना विजय की थी। इसके हम उपलब्धियों की बात करें तो 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति, और भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु जो कि बैलवाई आयोग की स्थापना, और 1892 का भारतीय जो परिषद अधिनियम जो है पारित कराना, धन का निष्कासन सिद्धांत देना, भारतीयों को आधुनिक उद्योग विकसित करने का महत्व समझाना, और आर्थिक जो इतिहास पर पुस्तकें लिखना। इसके कारण यह जो है काल आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी जो है कहा जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से है भारत में सांप्रदायिकता के विकास में मुस्लिम लीग की स्थापना और जो है ब्रिटिश नीतियों की जो है क्या भूमिका रही बच्चों, तो अहम इसकी भूमिका रही। इसने जो है लीग ने जो है, ये जो मुस्लिम लीग था, इसने जो है हितों की रक्षा के नाम पर पृथक जो है निर्वाचिका व जो है अलग राष्ट्र की जो है मतलब पाकिस्तान की मांग का जो है सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाया। मतलब जो है देखो भारत में सांप्रदायिकता का जो मेन कारण था उस समय वो था जो कि अलग राष्ट्र की मांग, क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि हमको जो है एक अलग जो है देश दिया जाए, जो कि पाकिस्तान दिया गया बाद में। ठीक है। उनके लिए एक जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, जो कि एक विभाजन का कारण बना देश के। जबकि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत लीग को जो है संरक्षण दिया, जिससे जो है सांप्रदायिकता का जो तनाव था वो बढ़ा, और अंत में जो है 1947 में भारत के विभाजन का मार्ग भी जो है प्रशस्त हुआ। अब मुस्लिम लीग की स्थापना की हम बात करें तो कांग्रेस को मुख्य रूप से हिंदू बहुल और मुस्लिम जो हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला मानकर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्होंने राजनीतिक रूप से उनको सशक्त बनाना और कांग्रेस के जो प्रभुत्व था उसको संतुलित करना था। शुरुआती धर्म रुख की बात करें तो मुस्लिम लीग ने जो है शुरुआत में ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा दिखाई और ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के लिए रियासतें मतलब जो है पृथक जो निर्वाचन जो थे क्षेत्र थे उसकी मांग की। विकास की हम बात करें मुस्लिम लीग की तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एजेंडा जो है विकसित हुआ। उसने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब जो है मुसलमानों के लिए एक अलग जो है देश की को अपनाया सिद्धांत को, जिससे जो है पाकिस्तान की मांग जो है बढ़ी, मांग की गई और जो है इनको पाकिस्तान दिया गया। अब यहाँ से ब्रिटिश नीतियाँ जो है सांप्रदायिकता क्या है, तो इनका जो है जो ब्रिटिश सरकार थी जो इसकी नीतियाँ थी उसका काम यही था कि फूट डालो जो राज करो। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने, सांप्रदायिक कार्ड जो है खेलने के लिए मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का जो है इस्तेमाल किया। उसके बाद है मिंटो मार्ले सुधार, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है, जो कि 1909 में ये सुधार हुआ था। इस सुधारों के तहत पृथक निर्वाचिका की शुरुआत की गई, जिसने जो है सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन को कानूनी रूप दिया और मुस्लिम लीग की जो मांगे थी उसको स्वीकार किया। उसके बाद है संरक्षण और जो है प्रोत्साहन, तो ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की जो भी मांगे थी जैसे कि मुसलमानों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुधारों को स्वीकार कर उन्हें जो है बढ़ावा दिया, जिससे सांप्रदायिक जो भावना थी और भी जो है मजबूत हुई। उसके बाद विभाजन की पृष्ठभूमि, तो 1940 के दशक में ब्रिटिश नीतियों और लीग के दबाव के कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई कि
जून 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान के विभाजन के निर्णय जो है लेना पड़ा, जिससे जो है 1947 में भारत का विभाजन हुआ। संक्षेप में हम कहें तो मुस्लिम लीग की स्थापना ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग जो राजनीतिक जो पहचान बनाई और ब्रिटिश नीतियों ने इस पहचान को मजबूत करते हुए सांप्रदायिक विभाजन को गहरा किया ताकि विभाजन हो, और जिससे जो है अंत में भारत का विभाजन हुआ। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर आपको प्रकाश डालना है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा दिया, क्योंकि इसने जो है आर्थिक कठिनाइयां जो है पैदा की, भारतीयों को जो है साम्राज्यवादी शोषण का अनुभव कराया और ब्रिटिश जो है वादों को पूरा न होने से असंतोष बढ़ा, जिससे गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह, असहयोग जैसे जन आंदोलन का उदय हुआ, जिसने जो है कांग्रेस को मजबूत किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। अब यहाँ से राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देने वाले जो कारक है बच्चों, वो है आर्थिक संकट और जो असंतोष। तो युद्ध के कारण रक्षा व्यय बढ़ा और जिससे जो है जो टैक्स रहा जैसे कि सीमा शुल्क, आयकर, इसमें वृद्धि हुई और कीमतें जो है दोगुनी हो गई, जिससे जो है आम जनता की जो मुश्किलें थी और भी बढ़ी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है गुस्सा और भी बढ़ा। उसके बाद है सैनिकों का अनुभव और जो आत्मविश्वास। तो लाखों भारतीय सैनिक को युद्ध के मैदान में भेजा गया, जहां उन्होंने जो है पश्चिमी देशों साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को देखा, जिससे जो है उनमें आत्मविश्वास और औपनिवेशिक शासन का विरोध करने की भावना जो है विकसित हुई। उसके बाद है उम्मीदें और जो है मोहभंग। तो भारतीयों ने युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया और इस उम्मीद से कि इसके बदले उन्हें जो आर्थिक संवैधानिक अधिकार, स्वशासन मिलेगा। लेकिन युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानून आए, जिससे जो है गहरा असंतोष जो है और भी फैला। एकदम संक्षेप में कहे तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो है बड़े बदलाव लाए, जिसने जो है भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नए जन आधारित व्यापक दिशा दी, जिससे राष्ट्रवाद की भावना जो है प्रखर हुई, उसका उदय हुआ। उसके बाद देखिएगा कुछ क्वेश्चन और भी है। रानी लक्ष्मीबाई कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में समझेंगे। लाला लाजपत राय क्या है? तो मैंने करा था। उसके बाद भारत जो कांग्रेस का जो सूरज का जो विभाजन है, ये भी मैंने आपको करा दिया था। उसके बाद देखिएगा कि लखनऊ समझौता क्या है बच्चों, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले लक्ष्मीबाई कौन थी, इसको समझ लीजिए। तो रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था बच्चों, और 18 जून 1858 को इनकी जो मृत्यु हो गई थी। ये जो है मराठा शासित झांसी की रानी, जिन्होंने जो है 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख वीरांगनी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने जो कि पुत्र को सिंहासन दिलाने झांसी की स्वतंत्रता के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया और युद्ध भूमि में वीर गति को जो प्राप्त हुई। वे जो है साहस, देशभक्ति, नारी शक्ति का जो है प्रतीक थी। इतना आपको लिखना है। फिर यहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में समझ लीजिए। ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नरमपंथी ये नेता थे और साथ में समाज सुधारक, विचारक भी थे, जिन्हें जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने संवैधानिक सुधारों, शिक्षा, वित्तीय मामलों में अपनी गहरी समझ के लिए इनको जाना जाता है और 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि युवाओं को सार्वजनिक सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, और भारत में इनको जो कि ग्लैडस्टोन के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद है लाला लाजपत राय। ते जो है भारत के महान स्वतंत्रता संग्रामी, लेखक और जो है राजनीतिक थे, जिन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वे जो है नरम दल के जो कि नेता थे और जो है लाल, बाल और पाल, मतलब जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, जो कि तिकड़ी के प्रमुख जो सदस्य थे, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में घायल होने के बाद ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। और पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना में इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। इतना आपको लिखना है। अब लास्ट में बच्चों इसमें कि लखनऊ जो समझौता क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए एक संयुक्त राजनीतिक मंच बनाया, जिसमें जो है
कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की जो है मांग को स्वीकार किया। मतलब जो है मुसलमान जो अलग अपनी निर्वाचन जो कि मंडल मांगते थे उसको जो है कांग्रेस ने स्वीकार किया और हिंदू मुस्लिम एकता को जो है बढ़ावा दिया। हालांकि बाद में यह सांप्रदायिक विभाजन का कारण भी जो है बनी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। यदि हम संक्षेप में कहें तो लखनऊ समझौता एकता और भविष्य के विभाजन दोनों का एक जटिल मिश्रण था, जिससे जो है भारतीय राजनीति की दिशा जो है बदल दी थी। ठीक है, इतना आपको लिखना। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। इन सभी क्वेश्चनों को आपको देख लेना है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि बनेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।